अब तक हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना सीखा था, उसका सिक्योरिटी मैनेज करना सीखा था और बैकअप रिस्टोर करना सीखा था। आज हम सीखेंगे टैली में काम कैसे करता है। दरअसल टैली है वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। अकाउंट्स की दोहरा लेखा प्रणाली जो मेथड है उस पर टैली है वो आधारित है। तो उसको पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ने के लिए हमें अकाउंट्स के जो रूल है, जो डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल है वो हमें पता होना चाहिए। तो आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। उससे है कि हम आसानी से टैली को वर्किंग में ला सकते हैं, चाहे हम कोई भी फील्ड से हो, चाहे अकाउंट से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे अदर कोई भी हो, हम आसानी से टैली में वर्क कर सकते हैं। इसलिए हमें ये सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम रूल्स ऑफ अकाउंट देखेंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मली 3 प्रकार के रूल आपके पास दिए हुए होते हैं, जिसे मैं पहला है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट करते हैं। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम है वो इन्हीं पर आधारित है, जिसको हम पहला है जो वास्तविक खाता है, फिर वस्तुगत खाता है यानी कि रियल अकाउंट कहते हैं, व्यक्तिगत खाता है यानी कि पर्सनल अकाउंट, नाममात्र खाता है यानी कि नॉमिनल अकाउंट। इस प्रकार से 3 अकाउंट आपके दिए, इन तीनों को हम सीखेंगे। तो इनकी एंट्री बेसिस हम देखेंगे भाई एंट्री किस प्रकार से एक एक अकाउंट को पढ़ेंगे, उनकी एंट्री प्रविष्टि यानी कि प्रविष्टि करना सीखेंगे। तो पहला आता है आपका रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तविक यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें सब वास्तविक होती है, फिजिकल होती है। यानी कि इसको वस्तुगत खाता भी कहते हैं, यानी कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि ये वस्तुगत खाता भी कहा जाता है। तो इसकी 2 बातें वो आपको ध्यान में रखनी होगी। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। या फिर कह सकते हैं हम व्यापार में आने वाली वस्तुओं को नाम करो, व्यापार से जाने वाली वस्तुओं को जमा करो। यानी कि व्यापार में जो वस्तु आएगी उसको डेबिट करो और व्यापार से जो वस्तु जाएगी उसको क्रेडिट करो। यानी कि नाम पक्ष यानी कि डेबिट, जमा पक्ष यानी क्रेडिट। यानी कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में 2 पक्ष होते हैं, डीआर और सीआर। तो डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष, यानी कि उनमें वस्तुओं को रखते हैं। यानी कि हम सिंपली एक ट्रांजेक्शन करते हैं, एक ट्रांजेक्शन पास करते हैं, तो उसकी जो प्रविष्टि है वो होती है, तो उसको हमें 2 अकाउंट्स में शो करना होता है, इसलिए इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम है। यानी कि एक प्रविष्टि 2 जगह रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो डीआर सीआर हमने देखा। अब इसको हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई आपका जो पूरा रियल अकाउंट है वो इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि भाई व्यापार में आने वाली वस्तुओं को आपको पहचानना होता है, व्यापार से जाने वाली वस्तु को पहचानना होता है। तो व्यापार में वस्तु आती कब है, जब हम परचेज करते हैं, और व्यापार से वस्तु जाती कब है, जब हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर बताया कि 25,000 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, 25,000 रुपए का माल खरीदा। तो यहाँ पर ये माल है, माल को दरअसल हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो ये गुड्स है। जब भी हमारी अकाउंट्स में गुड्स का जिक्र होता है, जब भी अकाउंट्स में गुड्स का जिक्र होता है, गुड्स यानी माल, इसका जिक्र होता है, तो हम इसकी जगह हम क्या लेंगे, इसको हम या तो परचेज, जब खरीदते हैं तब तो परचेज नाम इस्तेमाल करेंगे, और जब सेल्स करते हैं तब सेल्स इस्तेमाल करेंगे। इस गुड्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स दरअसल क्या होता है, एक पर्टिकुलर वस्तु होती है जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसी को हम माल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूँ, तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो गुड्स हो जाएगा। अगर कोई गारमेंट्स का बिजनेस करता है तो गारमेंट का सामान है जैसे कपड़े वगैरह, वो उसके लिए गुड्स हो जाएंगे। तो ये है कि परिभाषा सेम रहेगी, बस आप किस चीज का बिजनेस करते हो उसी को माल कहते हैं। तो एक स्पेसिफाई वस्तु नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, परचेज, जब माल खरीदेंगे तो परचेज, जब सेल करेंगे तो सेल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो 25,000 रुपए का आपको क्या है, माल खरीदा है। तो माल खरीदा यानी कि हमारे पास से वस्तु आई है, तो व्यापार में आने वाली वस्तु को डेबिट करो, यानी कि इस माल को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। और व्यापार से जाने वाली वस्तु यानी कि जाएगी कौन, जब कोई चीज आ रही तो उसके बदले कुछ जा रहा है, तो यहाँ पर 25,000 रुपए जो रोकड़ है यानी कैश हो जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आई। चलो इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। यानी कि हम रियल अकाउंट में ये एग्जांपल समझते हैं कि हमने 25,000 रुपए का माल है वो हमने क्या किया, खरीदा है। तो 25,000 रुपए का माल हमने खरीदा है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर माल है वो क्या है, आएगा, तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं हम,
और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। तो भाई हम जब कोई माल खरीदते हैं तो उसके बदले पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करेंगे तो अमाउंट जाएगा, तो 25,000 रुपये आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपको पहचान करनी है कि भाई जो पैसे हैं जा रहे हैं, यानी कि पैसे जा रहे हैं, यानी कि पैसे क्या वस्तु है, गुड्स क्या है, वस्तु है, यानी कि गुड्स को छू सकते हैं, देख सकते हैं, पैसों को देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोनों किसको फॉलो करें, रियल अकाउंट को फॉलो करें। तो दोनों को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ये जा रहा था इसको सीआर करो, ये आ रहा था इसको डीआर करो। तो सीआर डीआर कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। तो माल है, तो माल को मैंने बोला कि माल की जगह परचेज का इस्तेमाल करेंगे। जब परचेज करें तो परचेज अकाउंट डीआर इतना लिखते हैं, आपका जो माल है वो डेबिट हो गया। अब सीआर करना है, सीआर करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू जो पेमेंट गया है तो कैश गया तो कैश अकाउंट 25,000 और 25,000। इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। अगर कोई और एग्जाम्पल ले तो इस प्रकार से ले सकते हैं हम। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने 15,000 रुपए का माल बेचा। तो 15,000 रुपए का माल बेचा, तो माल क्या है, जाने वाली वस्तु है। भाई माल वस्तु है तो वस्तु को रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। 15,000 रुपए आए हैं तो उसको भी हम वस्तु के रूप में रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो ये आपके पास आए हैं तो इसको डीआर करेंगे, आने वाली वस्तु को डीआर करते हैं, जाने वाली वस्तु को सीआर करते हैं। अब आपको ये रख देना है, तो आपके पास माल क्या गया है तो क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। मैंने बोला था कि भाई माल जब हम जाता है तब माल को क्रेडिट करेंगे तो सेल्स अकाउंट आएगा, और डेबिट क्या आएगा, कैश अकाउंट। जो वस्तु आ रही है उसको डीआर कर देंगे। इस प्रकार से हम 15,000 की एंट्री है वो कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मेजर जो चेंजमेंट होगी वो यहाँ और यहाँ होगी, यानी कि दो जगह एंट्रियों में आपको चेंजमेंट करना होता है और बाकी सब सेम आपको मिलेगा, यहाँ पर और यहाँ पर चेंजमेंट करना होता है। और बाकी ये अकाउंट डीआर और टू और अकाउंट ये दोनों सेम मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी वैल्यू है, और इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है। आप इस प्रकार से कोई भी एंट्री आसानी से कर सकते हो। रियल अकाउंट एकदम इजी है, आपको वस्तुओं की पहचान करनी है, कौन सी वस्तु आ रही है, कौन सी वस्तु जा रही है, आप आसानी से उसको पहचान कर उसको रख सकते हैं। यानी कि आने वाली वस्तु हमेशा इस तरफ आएगी, जाने वाली वस्तु हमेशा इस तरफ आएगी। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। मैंने 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो 15,000 तो मेरे पास वो वैल्यू है जो मैंने उस फर्नीचर के बदले दी है। और फर्नीचर क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। फर्नीचर एक वस्तु है और 15,000 रुपये भी एक वस्तु है। तो इसमें आने वाली वस्तु कौन सी है, फर्नीचर, तो आने वाली को डीआर करते हैं, और जाने वाली वस्तु क्या है, कैश, तो उसको सीआर करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर कैश या सॉरी परचेज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम दे रखा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर वस्तु का नाम हमें दे रखा है, ठीक है। उसका नाम दे रखा है, उस कंडीशन में उसका नाम हम इस्तेमाल करें। जैसे कि फर्नीचर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आप परचेज करते हो उसका नाम है तो उसका नाम हम यूज करेंगे। ठीक है। अगर उसको सेल करने के उद्देश्य से खरीदेंगे तो यहाँ पर हमें परचेज करना होगा। अगर उसको हम व्यापार में काम लेने के उद्देश्य से खरीदेंगे तो उसको हम उसके नाम से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। टू कैश अकाउंट, इस प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट आता है, ये आपको इसी प्रकार से दो वस्तु की पहचान करनी होगी और उनको रख देना होगा। फिर आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत खाते के बारे में बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो पर्सन होते हैं उनको शामिल किया जाता है। साथ साथ इसमें कंपनियों, फर्म, छोटी वगैरह जितने भी फर्म उन सभी को शामिल किया जाता है, क्योंकि जो अपने बिजनेस लॉ में जो कंपनियां, फर्म, जो भी छोटी दुकानें, उनको भी एज ए कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, तो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। इसलिए वो भी इसमें शामिल होता है। और एक
बिजनेस होता है वो भी, आप एक चीज ये भी याद रखना है कि बिजनेस होता है और एक उसका स्वामी होता है, दोनों का जो रिलेशन है वो अलग अलग व्यक्ति होता है, यानी कि ये भी एक व्यक्ति, वो अलग ही है, ये अलग है, तो हम इसको अलग है, ये एक अलग व्यक्ति है, यानी कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ठीक है। और एक चीज ये याद रखना हमेशा कि जिस के बिजनेस यानी कि जिस कंपनी में आप काम करें उस कंपनी में उस कंपनी का नाम है वो कभी भी यूज नहीं होता है, यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पर टाटा कंपनी में काम करता हूँ, तो टाटा कंपनी का नाम कहीं पे भी अपने अकाउंट्स में बुक्स में यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके भी दो बातें हैं, दो शर्तें हैं, फिर दो नियम है, वो आपको डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, नाम करो, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, यानी कि पाने वाले व्यक्ति को नाम करो और देने वाले व्यक्ति को जमा करो। ये दो बातें आपको याद रखनी होगी, आपका ये पर्सनल अकाउंट सोल्व हो जाएगा, यानी कि इन दो बातों पर आपका पर्सनल अकाउंट टिका है। तो जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से खरीदा, यानी कि 25,000 रुपए का फर्नीचर हमने मुकेश से खरीदा। तो हमारा 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से खरीदा, तो इस प्रकार से इसको समझिए, तो मुकेश एक पार्टी हो गई और ये 25,000, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई 25,000 रुपए का जो फर्नीचर है परचेज किया हमने फ्रॉम मुकेश, तो मुकेश से हमने 25,000 रुपए का फर्नीचर है वो खरीदा है। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 25,000 रुपए का फर्नीचर है वो मुकेश से खरीदा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट में एक सामने वाली पार्टी का जिक्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि खरीदा, खरीदते समय तो देने वाले व्यक्ति आता है और बेचते समय लेने वाला व्यक्ति आता है। तो खरीदा है तो किससे खरीदा है, मुकेश, यानी कि देने वाला व्यक्ति कौन है, मुकेश से खरीदा है। अब आपको ये देखना है कि ये नगद में है ट्रांजेक्शन या फिर उधार में। तो 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से खरीदा, तो हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि भाई ये नगद में है उधार में। अगर ये इस प्रकार से होता कि 25,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तब हम कह सकते हैं नगद में, क्योंकि उस समय ना तो ये कह रखा है कि भाई उधार में फिर नगद में, ना किसी पार्टी का या फिर किसी फर्म का जिक्र हुआ। ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास सूचनाओं का अभाव हो, यानी कि देने वाली पार्टी लेने वाली पार्टी दोनों ही ना हो, ना ही नगद का जिक्र हो ना ही उधार का जिक्र हो, बस आपको सिंपली ट्रांजेक्शन दे रहा है कि 25,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब है कि हम एक पार्टी है जिसने 25,000 रुपए का फर्नीचर कैश दिया और फर्नीचर लेके आगे, इस प्रकार से एकदम नगद में खरीदा जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस प्रकार से ट्रांजेक्शन दे रखा हो जिसमें देने वाली पार्टी, यानी कि जब खरीद रहे हैं तब तो देने वाली पार्टी अगर दे रखी है, तब तो हम ये मानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन उधार में। कौन सी कंडीशन मांगेंगे, जब इसमें नगद का जिक्र कहीं पे भी नहीं हो। अगर ये इस प्रकार से होता है कि 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से नगद खरीदा, यानी कि मुकेश से नगद खरीदा, इस कंडीशन में तो ये मानते कि 25,000 रुपए का ट्रांजेक्शन नगद में, तो इसलिए ये वस्तु हमारे से गई है और जो फर्नीचर है ये वस्तु हमारे पास आई है। इसमें हम मुकेश को नहीं शामिल करते, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा अमाउंट मिल चुका है और हमारी वस्तु है वो हमें, सॉरी, हमारा अमाउंट जा चुका है और हमें हमारी वस्तु मिल चुकी है। लेकिन इस ऊपर वाले में हमें हमारी वस्तु तो मिल चुकी है लेकिन हमारा अमाउंट हमसे नहीं गया है, क्योंकि ये 25,000 रुपए ओनली इस फर्नीचर की क्या वैल्यू शो कर रहा है, हमने उसको दिए नहीं है। अगर देता तो यहाँ पर नगद का जिक्र करता या फिर इस नाम का जिक्र वो नहीं करता, समझ गए। इस नाम का जिक्र हो रहा है इसका मतलब ट्रांजेक्शन उधार में है। या फिर इस प्रकार से भी दे सकते 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से उधार खरीदा या फिर 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से खरीदा। तो ये तो उधार की कंडीशन है। अगर कैश की कंडीशन है तो 25,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा इस प्रकार से दे सकता है, या फिर 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से नगद में खरीदा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ध्यान लगाना है और दोनों उस नियम को फॉलो करना, आपकी चीजें
आसान हो जाएगी। अब इस ट्रांजेक्शन को हम अगर सोल्व करते हैं, ये तो आपका रियल अकाउंट के थ्रू हो जाएगा, जो मैं काट रहा हूँ ये तो आपका रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग होगी। आने वाली वस्तु को डीआर करो, जाने वाली वस्तु को सीआर करो, तो यहाँ पर आने वाली वस्तु ये हो जाएगी, जाने वाली वस्तु हो जाएगी। अब पर्सनल अकाउंट के आधार पर इसको सोल्व करते हैं, इस वाले ट्रांजेक्शन को, कि 25,000 रुपए का फर्नीचर मुकेश से खरीदा। तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या कहता है कि पाने वाले व्यक्ति को नाम करो, देने वाले व्यक्ति को जमा करो। तो यहाँ पर पाने वाला व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन देने वाला व्यक्ति आएगा, क्योंकि खरीदा तो किसने खरीदा, हमने खरीदा। किससे खरीदा, मुकेश से खरीदा। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को हमें खुद पर इंप्लीमेंट करना है। हमने खरीदा मुकेश से, तो देने वाली पार्टी है, तो यहाँ पर दे रखा है कि देने वाली पार्टी को क्या करना है, देने वाली पार्टी को जमा करना है, यानी कि सीआर करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर टू मुकेश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास देने वाली पार्टी है। मैंने कहा कि भाई टू और अकाउंट जिस के बीच में लगा देते हैं, कि जिसके साथ टू लगा देते हैं वो हमेशा क्या हो जाता है, सीआर हो जाता है, यानी कि ये सीआर की कंडीशन होगी। इस प्रकार से दिखती है आपका जो मुकेश है वो सीआर हो गया। अब डीआर क्या होगा, फर्नीचर। ये आपका इस प्रकार से रखते ही आपका ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। कितने का है, 25,000 रुपए का, तो 25,000 इस तरह से रख देंगे। आई समझे। इस प्रकार से हम पर्सनल अकाउंट को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके और एग्जांपल लें तो इस प्रकार से एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई 15,000 रुपए का माल अशोक को बेचा, यानी कि 15,000 रुपए का माल अशोक को बेचा। अभी देखो माल का जिक्र हुआ, तो माल की कंडीशन में मैंने दो कंडीशन बताई, अगर खरीदा तो परचेज आएगा, अगर बेचा तो सेल आएगा। तो यहाँ पर बेचा तो यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स, कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि माल गया है और यहाँ पर आपको अशोक दे रखा है, यहाँ पर नगद या उधार नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, और देने वाली पार्टी का या फिर लेने वाली पार्टी का नाम देखना है। तो यहाँ 15,000 रुपए का माल अशोक को बेचा, यानी कि लेने वाली पार्टी आएगी। जब बेचने की कंडीशन हो तो लेने वाली पार्टी आएगी, तो यहाँ पर लेने वाली पार्टी उसको डेबिट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अशोक, अशोक अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, ये आपका 15,000। इस प्रकार से आपको ये ट्रांजेक्शन करना, बस उस रूल को पहचानो, फिर यहाँ पर इस एंट्री को पहचानो, आपकी एंट्री सोल्व हो जाएगी। यहाँ पर दो पक्ष है, वो दोनों पक्ष को पहचान के हम एंट्री आसानी से कर सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे। जैसे कि आपके पास ये आ गया कि अशोक ने रमेश से 25,000 रुपए का माल उधार में खरीदा। इस प्रकार से आपके पास ट्रांजैक्शन है कि भाई आपने अशोक ने रमेश से 25,000 रुपए का माल खरीदा उधार में। तो उधार में खरीदा, यानी कि ये जो वैल्यू है ओनली, ये आपकी वस्तु की क्या है, ओनली वैल्यू, ये हमने ना तो दिए हैं, हमें ओनली उधार में माल खरीदा है। तो माल है, आया है, खरीदने का मतलब आया है हमारे पास, तो यहाँ पर आने वाली वस्तु को डीआर करते हैं, परचेज इस्तेमाल करेंगे, माल की जगह अकाउंट डीआर। और अब किससे खरीदा, यहाँ पर दो पार्टी आ रखी है, तो इसमें से कौन सी पार्टी लेनी है वो ध्यान में रखनी है। अशोक ने, देख खरीदने का काम कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हम देखें तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर खरीदने का काम कर रहा है अशोक कर रहा है। अशोक ने, मैंने पहले बताया कि जिसकी कंपनी में काम हो रहा है उस कंपनी का इस्तेमाल उसकी बुक्स में नहीं होता, उसके नाम का इस्तेमाल उसकी बुक्स में नहीं होता, तो यहाँ पर ये नाम हट जाएगा, क्योंकि हम अशोक है और हम क्या कर रहे हैं, उधार में माल खरीद रहे हैं, किसे, रमेश से। तो देने वाला व्यक्ति कौन हो गया, रमेश। मैंने एक चीज और बताई थी कि भाई खरीदते समय तो देने वाला व्यक्ति, बेचते समय लेने वाला व्यक्ति को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देने वाला व्यक्ति टू रमेश आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, आपका इन ट्रांजेक्शन सोल्व। अगर इसको और तरीके से समझे तो यहाँ पर और तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि 27,000 रुपए का माल नेशनल बुक हाउस को बेचा, यानी कि नेशनल बुक हाउस को 27,000 रुपए का माल बेचा। तो पाने वाली पार्टी कौन है, ये वाली है। तो
NBH यानी कि नेशनल बुक हाउस, तो क्या हो जाएगा DR आ जाएगा। और यहाँ पर माल है तो सेल्स आ जाएगा, जाने वाली वस्तु क्या होती है सेल्स हो गया है तो सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से आपका ये ट्रांजेक्शन हो गया। तो आपको पर्सनल अकाउंट आसानी से समझ में आ जाएगा, बस चीजों को पहचान करनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपकी दो बातें ध्यान में रखनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, पहचान करनी है, आपका पर्सनल अकाउंट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र का खाता। इसमें क्या होता है, इसमें खर्चों को शामिल किया जाता है, जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं, हानि होती है, लॉसेज होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। साथ में आय होती है, प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि हमें डेबिट करना है एक्सपेंसेस और लॉस को, और क्रेडिट करना ऑल इनकम एंड गेन्स को, जो लाभ होती है और आय होती है इनको हमें क्रेडिट करना है। सभी खर्चों व हानियों को नाम करो यानी कि DR करो, और सभी आय व लाभ को जमा करो यानी कि CR करो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है नॉमिनल अकाउंट के पक्ष में। देखते हैं आगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि खर्चों को DR करना होता है। जैसे कि मान लो कि 15,000 रुपए का बिजली का जो बिल है भुगतान किया, इस प्रकार से कि 15,000 रुपए का बिजली का बिल भुगतान किया, तो बिजली का बिल क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू, भाई बिल किस में पेमेंट किया, कि नगद में पेमेंट किया था, टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि मैंने खर्चा है उसको DR कर दिया। अगर इनकम होती, मैंने 25,000 रुपए कमीशन के प्राप्त किए, यानी कि कमीशन आपकी क्या होगी, कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम होगी ना, तो कमीशन रिसीव हो तो इनकम को हम क्या करते हैं, CR करते हैं। तो यहाँ पर टू कमीशन रिसीव अकाउंट, और यहाँ पर क्या है, 25,000 रुपए नगद में रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट DR। इस प्रकार से इनकम की दशा में करना, आपको बस चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी, जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा सा नॉमिनल अकाउंट वो भी कंप्लीट होता है। ये भी कर सकते हो आप कि भाई आपको एक चीज पहचान करनी है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 25,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, 25,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा। इसमें एक चीज को पहचानो, दूसरी चीज अपने आप आ जाएगी। अब आपको ये पहचाने 25,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा है, ये ट्रांजेक्शन उधार में है फिर नगद में, ये नगद में है, क्योंकि ना तो देने वाली पार्टी का आया है कि भाई देने वाली पार्टी को उसका जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, चलो उसका जिक्र नहीं हुआ, ना ये बताया गया कि ये उधार में है नगद में। अगर ये होता है कि 25,000 रुपए का कंप्यूटर उधार में खरीदा, तब तो हम सोचते, लेकिन ये आपका नगद में है, तो इसमें क्या करेंगे, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को तो क्या कर देंगे, DR कर देंगे। ये पता चल गया तो ये दूसरा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, ये कैश जाएगा तो कैश, या फिर ये पहचान तो ये लिख दो, फिर जो बच गया ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आएगा, जो DR होगा जाएगा CR होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने अकाउंट्स है तीनों रूल है वो समझ सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको रूल्स जरूरी है, 3 रूल्स आप कर पाओगे तो आप आगे टैली में काम कर पाओगे। क्योंकि आपको एंट्री करना आना चाहिए, जो मोस्ट टॉपिक है वो एंट्री का है, कि अगर आपको एंट्री करनी आती है तो आप आसानी से अकाउंट्स को हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो आपको एंट्री करनी आनी चाहिए। जो मेन पर्पज अपना है वो एंट्री को आधार लेना है, कि आपको जो डबल एंट्री सिस्टम है वो आपको आना चाहिए, तभी आप टैली में आसानी से काम कर सकते हो। तो हमने इजी लेवल में इजी वे में इसको सीखा है और इम्प्लीमेंट किया। तो हमें सरल भाषा में हमें चीज़ों को सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिससे कि समझ में जल्दी आएगा और जल्दी हम अपना वर्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बस मेन चीज़ है इन तीनों के रूल की, ये रूल उनके रूल आपको रिमेम्बर होने चाहिए, याद होने चाहिए, कि भाई व्यक्तिगत खाते, पर्सनल खाते, नाममात्र खाते, इन तीनों का रूल क्या होता है। ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करो, जब चीजों को पहचानो और इम्प्लीमेंट करो, आपकी चीजें आसान हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।